बीटीटीएच नोवेल के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेन और याओ लियांग के बीच के फाइट में श्रेन काफी इजीली जीत जाता है, लेकिन एंड में श्रेन के 3000 बुद्ध लोटस एंगर के अंदर से रिलीज हुए फायर स्ट्रोम के वजह से ऑलमोस्ट फ्लावर सेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। अब यहीं से स्टार्टिंग होता है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर्स फ्लावर सेट को अपने डाउ के पावर के बैरियर से ये दोनों की एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं, शायद ये दोनों आज हमारे फ्लावर सेट को तबाह करके ही छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है श्रेन सिर्फ डाउजून के 2 स्टार पर है, लेकिन फिर भी उसने मजबूर कर दिया एक डाउजून 6 स्टार के बंदे को अपने सर से लेकर एड़ी तक का एनर्जी लगाने को, जबकि शोयान तो बस अपना चुंदू मुंदू सा एनर्जी ही उसके साथ लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी टाइम पर श्रेन जब सामने से याओ लियांग के जॉइंट हैंड को देखता है, वो समझ जाता है ये पक्का एक डाउजून 6 स्टार बंदे का फुल स्ट्रेंथ का अटैक है, और जिसके चलते हमें दिखाया जाता है श्रेन के बाल और कपड़े एकदम जोरों जोरों से हवा में उड़ रहा था। इसी टाइम पर श्रेन भी अपने हाथों में बनाए हुए वो एंगर बुद्ध लोटस को आदेश दे देता है उस जॉइंट हैंड के ऊपर हमला करने के लिए। अब हमें पूरे फ्लावर सेट के अंदर एक बड़े से खूबसूरत से लोटस को खुलते हुए देखते हैं, और वो छोटा सा 3000 बुद्ध एंगर लोटस काफी स्पीडली चला जाता है याओ लियांग के जॉइंट हैंड के तरफ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है याओ लियांग और श्रेन के दोनों ही पावरफुल अटैक जब एक दूसरे के साथ टकराता है, ऐसा लगता है कुछ मोमेंट के लिए मानो वो जगह पूरा का पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट हो चुका है, लेकिन 5 से 7 सेकंड के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा लोटस अपीयर होता है, और यहाँ हमें दिखाया जाता है याओ लियांग का जॉइंट हैंड एक्सप्लोड हो चुका है। अब श्रेन का वो लोटस अब धीरे धीरे वहाँ पर एक फायर स्ट्रोम क्रिएट करने लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं श्रेन ने अभी तक अपने 3000 एंगर बुद्ध लोटस को एक्सप्लोड किया ही नहीं था। इसी टाइम पर फाइनली जब श्रेन अपने 3000 हेवनली फ्लेम को एक्सप्लोड करता है, हमें दिखाया जाता है याओ लियांग जो कि पहले से जख्मी था, उसके मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून निकलने लगते हैं, और ये देखकर उसको अपनी खुद के आंखों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसके बावजूद श्रेन का वो एंगर बुद्ध लोटस याओ लियांग का पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसके वजह से याओ लियांग को अपने बाकी के बचे हुए डाउ की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से स्पीडली भागना पड़ा था। वो अब ना चाहते हुए भी श्रेन के पावर से बचने के लिए चूहे की तरह भागने लगता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन का वो फायर स्ट्रोम याओ लियांग को फॉलो करते करते फ्लावर सेट एल्डर के डाउ के बैरियर पर टकरा जाता है, जिसके चलते वो डाउ के बैरियर एक्सप्लोड हो ही जाता है। और ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे फ्लावर सेट के बंदे सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब वो फायर स्ट्रोम उनके पूरे फ्लावर सेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि श्रेन का वो 3000 बुद्ध लोटस एंगर का फायर स्ट्रोम में बहुत ही ज्यादा एनर्जी था। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है किसी एक के पावर की वजह से श्रेन का वो फायर स्ट्रोम धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। अब इसी टाइम पर उस अटैक के ओनर को देखकर फ्लावर सेट के सारे एल्डर्स एकदम खुशी से झूमने लगते हैं और बोलते हैं फर्स्ट एल्डर। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एंट्री होती है एक खूबसूरत सी लेडी की, जो होती है फ्लावर सेट की फर्स्ट एल्डर। अब वो खूबसूरत सी लड़की श्रेन को देखते हुए बोलते हैं, श्रेन क्या तुम हमारे पूरे फ्लावर सेट को तबाह करना चाहते हो? ये सुनकर श्रेन को बहुत ही ज्यादा शर्म आता है, और ऊपर से श्रेन अभी अभी प्रेजेंट हुई वो खूबसूरत सी लड़की की डाउ के पावर को सही तरीके से सेंस कर पा रहा था, और उसे पता चल चुका था ये वुमेन उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो इसी टाइम पर श्रेन अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए वो खूबसूरत सी लेडी को ग्रीट करते हुए बोलता है, वो दरअसल इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। आई होप एल्डर आप मेरी सिचुएशन को समझोगे। ये बोलते ही श्रेन इंस्टेंट ही अपनी स्पेस रिंग में से बहुत सारे पिल्स को निकालकर कंज्यूम कर लेता है। अब सीन चेंज होकर आता है वो चुड़ैल औरत की तरफ। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रेन को ऐसे ताड़ रही थी जैसे वो आज श्रेन को कच्चा ही चबा जाएगी, क्योंकि उसने अपने सपने में भी कभी इमेजिन नहीं किया था एक डाउजून लेवल का 2 स्टार का वॉरियर उसको और उसके बॉयफ्रेंड को इतने गंदे तरीके से हरास
सकता है। अब वो चुड़ैल औरत काफी स्पीडली अपने बॉयफ्रेंड याओ लियांग के पास आता है और उसे संभालता है। अब हमें दिखाया जाता है याओ लियांग का मुंह खून से लथपथ था और वो अभी के लिए बैटल एरिया के बाहर आ चुका है और उसके पीछे जाते जाते वो चुड़ैल औरत भी बैटल एरिया के बाहर चली जाती है। यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये है ये दोनों अभी के लिए चाहते हुए भी उस बैटल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। और अगर मैं सीधे तरीके से कहूँ, वो चुड़ैल औरत और उसका बॉयफ्रेंड याओ लियांग श्रैन के हाथों से हार चुके हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो चुड़ैल औरत अपनी बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत को देखकर वो अंदर से एकदम से सहम जाती है। उसको लग रहा था श्रैन भी उसे बहुत ही गंदे तरीके से हरा देगा और वो अपनी खूबसूरत सी फेस में बिल्कुल भी कोई भी खरोच नहीं लाना चाहते थे, जिसके वजह से वो श्रैन से अपने साइड से बोल देता है ठीक है मैं अपना हार स्वीकार करती हूँ। अब वो चुड़ैल औरत के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर फ्लावर सेट के बाकी के एल्डर्स और डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि आज का ये जो मैच था वो वन साइडेड था और ये मैच याओ लियांग और वो चुड़ैल औरत के लिए सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि दोनों डाओजुन के 6 स्टार और 4 स्टार पर होने के बावजूद वो किससे हारे? डाओजुन के 2 स्टार के बंदे से। अब ये सारी चीजें होने के बाद श्वेन जब यूनुन के तरफ मुड़ता है उसे बोलता है लगता है इस बारी मैंने तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और इसी टाइम पर फ्लावर सेट की फर्स्ट एल्डर वो चुड़ैल औरत को बोलती है क्योंकि अब तुम मैच हार गए हो तो फिर तुम्हारे रूल्स के मुताबिक तुम्हें चीफ के टोकन को यूनुन को लौटा देना चाहिए। ये सुनकर वो चुड़ैल औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसका दिल बिल्कुल भी नहीं करता वो टोकन को देने के लिए, लेकिन वो इसे सबके सामने अपनी बातों से मुकर नहीं सकती, जिसके चलते उसे वो चीफ के टोकन को लौटाना पड़ता है। अब वो इंस्टेंट ही वो चीफ टोकन को फेंक देती है यूनुन की तरफ, लेकिन यूनुन वो चीफ टोकन को अभी तक भी नहीं पकड़ती। और ये देखकर फर्स्ट एल्डर काफी खुश होते हुए बोलते हैं मुझे प्रीवियस चीफ की चॉइस के ऊपर पूरा भरोसा है और इन फ्यूचर यूनुन तुम पक्का एक बहुत ही अच्छे चीफ बनोगे। अब ये सारे चीजें सुनने के बावजूद यूनुन अपने सर को नीचे करते हुए अपनी जगह पर ही खड़ी होती है। वो बिल्कुल भी वो चीफ टोकन को अपने हाथ में भी नहीं लेती। अब यूनुन की ऐसी बर्ताव को देखकर श्रेयान ना चाहते हुए भी बोलता है तुम्हें अब चीफ टोकन को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब ये बात जब यूनुन सुनती है वो सीधे के सीधे मुड़ती है श्रेयान की तरफ और काफी गुस्से में बोलती है हाँ मैं ये चीफ टोकन को रिसीव करूँ और उसके बाद तुम दोबारा से मेरा ये सेट को बर्बाद कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने यही किया था। मैं जिस सेट की मास्टर थी तुमने वही सेट को ही तबाह कर दिया। ये सुनकर श्रेयान का मुंह शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक सॉफ्ट आवाज में यूनुन को बोलता है बहुत पुरानी बात है ये, तुमने अभी तक वो चीज को अपने दिल से उतार नहीं पाई। दरअसल वो सिचुएशन में कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं था। मैं अपने पिता के लिए वो सब कर रहा था और तुम अपने सेट के लिए। और भले ही मैंने अपने गुस्से में यूनलैंड सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उस सेट की वजह से मेरे बहुत सारे अपनों की जान गई है। ये सुनकर यूनुन दोबारा से बोलती है मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर चाहते शांति से कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेते, लेकिन तुमने मेरी पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया और उस जगह पर मैं बचपन से पली बड़ी थी और उसी जगह को तुमने एक ही सेकंड में तहस नहस कर दिया। अब ये सारी बातों को सुनकर श्रेयान समझ जाता है चाहे जो भी हो जाए यूनुन फ्लावर सेट की चीफ की पोजीशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से श्रेयान अब मैटर को संभालते हुए बोलता है अगर तुम शांति से रहना चाहते हो तो तुम्हें ग्रानी हुआ की बातों को माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर फ्लावर सेट के अंदर इंटरनल फाइट स्टार्ट हो जाएगी और जब ग्रानी हुआ ऊपर से ये नजारे को देखेंगे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब ये सारी बातों को सुनकर यूनुन समझ जाती है, जिसके चलते वो फाइनली ना चाहते हुए भी वो चीफ टोकन को अपने पास रख लेती है। तो अब यूनुन फर्स्ट एल्डर को बोलती है फर्स्ट एल्डर मैं टेम्पररीली चीफ की पोजीशन को ले सकती हूँ और अगर इन फ्यूचर आपको मुझसे कोई अच्छी और काबिल लड़की मिले इस पोजीशन के लिए तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको चीफ बना सकते हो। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर हंसते हुए बोलते हैं अरे तुम ये कैसे बात कर रहे हो? मुझे हमारे प्रीवियस चीफ के ऊपर पूरा भरोसा है, उनकी नजर कभी गलत हो ही नहीं सकती और जबकि उनकी पूरी डाउ की इनहेरेंस तुम्हें मिली है तो फिर इस चीफ पोजीशन की सबसे अच्छी कैंडिडेट तुम ही हो। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद अब चुड़ैल औरत खुद को रोक नहीं पाती तो वो फाइनली काफी गुस्से में बोलती है फर्स्ट एल्डर मैंने फ्लावर सेट और प्रोफाउंड जॉन सेट के रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए इतने सालों से लगातार काम किया है। अब क्योंकि श्रेयान ने याओ लियांग को इतना गंदे तरीके से इंजॉर्ड कर दिया है
है तो हमारा प्रोफाउंड जॉन सेट से कोऑपरेशन तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही में प्रोफाउंड जॉन सेट इस मैटर को बिल्कुल भी इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अब ये सुनकर वो फर्स्ट एल्डर मन ही मन सोचती है, हाँ अगर चीफ का पोजीशन चेंज हुआ तो परमानेंटली फ्लावर सेट और प्रोफाउंड जॉन सेट के बीच में दुश्मनी हो सकती है। और वैसे भी हमारे फ्लावर सेट से ज्यादा ताकतवर है प्रोफाउंड जॉन सेट, और वैसे भी हम अपनी फ्लावर सेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस लड़की और याओ लियांग की मैरिज करवाने वाले थे, जिसके चलते हमारा फ्लावर सेट प्रोफाउंड जॉन सेट का एक अलायंस बन जाए और हमारा फ्लावर सेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब ये सारी बातों को सुनकर श्रेयान बीच में बोल ही देता है, कोई अगर सांप को पालेगा एक न एक दिन सांप उसे जरूर डसेगा। अब वो सीधे के सीधे फर्स्ट एल्डर को कहता है, फर्स्ट एल्डर आई थिंक मुझसे ज्यादा आपको पता होगा स्काई प्रोफाउंड सेट का नेचर कैसा है, और अगर दोनों सेट के बीच में अलायंसेस क्रिएट होती है तो फिर वो अलायंस को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर वो चुड़ैल औरत काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, श्रेयान फालतू की बकवास मत करो। ये सारी बातों को सुनने के बाद भी श्रेयान उसको बिरयानी में पड़े हुए दालचीनी की तरह इग्नोर करता है और अपने बातों को कंटिन्यूअसली करते हुए फर्स्ट एल्डर को बोलता है, अगर आप चाहे तो हमारा फॉलन स्टार पावेलियन आपके फ्लावर सेट के साथ एक रिलायबल एलाइन बना सकता है, और आई थिंक आप मेरे टीचर के नेचर को अच्छे से जानते होंगे। अब श्रेयान की मुझ से ये बातें सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर स्माइल करते हुए बोलते हैं, श्रेयान ने बिल्कुल ही सही बोला, और वैसे भी याओचन का रेपुटेशन ये सेंट्रल फ्लेम में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और ये डाउ के कॉन्टिनेंट में आखिर ऐसा है ही कौन जो याओचन के रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठाए। अब फर्स्ट एल्डर कुछ ना सोचते हुए सबके सामने अनाउंस करते हैं, आज से और अभी से यूनून हमारे फ्लावर सेट की नई चीफ है, और उनका ये करने का पीछे का मकसद सिर्फ एक ही था, उनको सही से पता था फॉलन स्टार पावेलियन बहुत कम टाइम में अपना कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और ऊपर से फॉलन स्टार पावेलियन ने एक हाफ सेंट के वॉरियर को प्रोड्यूस किया है, मतलब बैनशेंग, इजी शब्द में बोलूं तो 10th लेवल के वॉरियर, और आगे जाकर फॉलन स्टार पावेलियन की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, तो उसके सामने प्रोफाउंड जॉन सेट का कुछ औकात है ही नहीं। और वैसे भी ये प्रोफाउंड जॉन सेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमारे फ्लावर सेट को अंदर ही अंदर से खोखला कर देगा, इवन इफ वो हमारे पीठ पीछे हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है। और दूसरी तरफ है फॉलन स्टार पावेलियन, जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये सारी बातों को सुनकर प्रोफाउंड जॉन सेट का याओ लियांग बोलता है, क्योंकि फर्स्ट एल्डर आप अपना डिसीजन ले चुके हैं तो इन फ्यूचर कहीं आपको आपकी ही ये बातें भारी ना पड़ जाएं। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर याओ लियांग को बोलते हैं, तुम्हें ये सारी बातों के ऊपर सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर याओ लियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और वो समझ जाता है यहाँ पर वो जितनी बात करेगा उसकी लेवल उतना और ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि पहले से ही श्वेन ने तो उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको बहुत नीचे गिरा दिया है। अब उसे चक्कर आने लगते हैं कि जब ये अपने प्रोफाउंड जॉन सेट पर पहुंचेगा वो कैसे सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा, वो कैसे अपने ही मुंह से बोलेगा, मैं एक डाउ जोन के 2 स्टार के बंदे से हार कर आया हूँ। तो अब याओ लियांग डिसाइड कर देता है उसको अब यहाँ से जाना चाहिए, तो वो इंस्टेंट ही पीछे घूमकर फ्लावर सेट से जाने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर उसकी आंखें पड़ती है श्वेन के ऊपर, और वो श्वेन को घूरने लगता है, क्योंकि उसे लगता था यहाँ पर जो भी हुआ है और उसका इतना जो इज्जत गया है वो सब ये श्वेन की वजह से ही है। अब अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाते हुए देख वो चुड़ैल औरत भी बिना कुछ सोचे समझे सीधे के सीधे एक माउंटेन की तरफ बढ़ जाती है। अब ये दोनों नमूने जैसे ही यहाँ से रफू चक्कर होते हैं, फर्स्ट एल्डर अपने सर को घुमाते हुए पूरे फ्लावर सेट को देखने लगते हैं और बोलते हैं, आज से यूनून हमारी नई चीफ है और यहाँ के सारे डिसेबल्स को यूनून के बातों को मानना पड़ेगा, और अगर कोई भी यूनून के खिलाफ जाता है तो उसे सेट के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। ये सुनकर फ्लावर सेट के सारे डिसेबल्स घुटने टेक देते हैं, क्योंकि उन्हें यूनून की बिहेवियर्स और उसकी खूबसूरती बहुत ही ज्यादा पसंद था, और वो भी कहीं ना कहीं चाहती थी उनकी नई चीफ यूनून बने। तो ये सारी बातों को अपने आंखों के सामने होते हुए देख श्रेन काफी खुश होते हुए यूनून के पास जाता है और उसे बोलता है, फ्लावर सेट की चीफ मिस यूनून कांग्रेचुलेशंस। अब श्रेन के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर यूनून का गुस्सा सर पर तांडव करने लगता है, और वो मन ही मन सोचता है, क्या है ये लड़का, जब भी ये लड़का मेरे लाइफ में आता है मेरा पूरा लाइफ इधर उधर हो जाता है, और मैं ये लड़के का करूँ तो आखिर करूँ क्या, पता नहीं ये मुझसे प्यार करता है या मेरा दुश्मन है। लेकिन जैसे हमें पता है यूनून कभी श्वेन को नफरत कर ही नहीं सकते, जिसके चलते वो चाहते हुए भी श्वेन को कोई भी सवाल नहीं पूछ पाती। अब थोड़े दिन के बाद हमें दिखाया जाता है फ्लावर सेट के अंदर यूनून की सेट चीफ सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके बाद श्रेयान यूनून को अपने लिए एक बड़े से शांत कमरे को अरेंज करवाने
के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यहीं पर ही अपने बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना था और उसको कोई भी जल्दी नहीं थी फॉलन स्टार पवेलियन पर लौटने की, क्योंकि उसको सही से पता था अभी के लिए फॉलन स्टार पवेलियन पर कितना ज्यादा क्राउड होगा, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले से ही मौजूद हैं, तो ये जगह श्रैन के लिए अपने बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। अब उसके बाद श्रैन चला जाता है अपने टाओकी को रिस्टोर करने के लिए। अब ऐसे ही थोड़े दिन तक कल्टीवेशन करने के बाद श्रैन जगता है, और जब उसे फील होता है उसके टाओकी पावर पूरे तरीके से स्टोर हो चुके हैं उसके बॉडी में, फिर वो स्टार्ट करता है अपने बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना। अब हमें दिखाया जाता है श्रैन उस कमरे के बेड के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, और इसके दौरान बोन चिलिंग फ्लेम के व्हाइट कलर के ऑरा बार बार श्रैन के बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, जिसके चलते उस कमरे की टेम्परेचर भी अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन श्रैन को ये सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और जैसे कि श्रैन पहले से ही तीन हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर चुका है, तो उसे बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल रहा था। अब श्रैन मन ही मन सोचता है, अगर ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1 महीने के अंदर अंदर बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर दूंगा, और उसके बाद मेरे पास 4 हेवनली फ्लेम हो जाएंगे, जिसके चलते बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेरे पीछे मुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान के लिए सिर्फ एक हेवनली फ्लेम को ऑब्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन श्रैन ने तो अपने बॉडी में 4 हेवनली फ्लेम को इतने अच्छे तरीके से रखा है, क्योंकि टाओकी कॉन्टिनेंट के रूल के हिसाब से एक इंसान के पास सिर्फ एक ही हेवनली फ्लेम हो सकता है, और जैसे कि हमें पता है ये हेवनली फ्लेम्स खुद को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो भला कोई दूसरे हेवनली फ्लेम को अपने आंखों के सामने कैसे देख सकते हैं। लेकिन वो तो शुक्र है श्रैन के पास फ्लेमिंग है, जिसके वजह से सारी हेवनली फ्लेम एकदम भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, कभी कभार नोकझोंक हो जाता है, लेकिन एंड में वो सब हम साथ साथ हैं गाना गाकर रह जाते हैं। अब इसे देखते देखते 15 दिन बीत जाते हैं, और कंटिन्यूअसली श्रैन की बॉडी से इतना हाई टेम्परेचर रिलीज होने की वजह से श्रैन जिस कमरे में था उस कमरे के ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा फर्नीचर पिघल चुके थे, लेकिन अभी तक भी श्रैन कोई भी साइन शो नहीं कर रहा था अपने कल्टीवेशन से जगने का। और सीधा बात बताऊं तो श्रैन उस कमरे का टेम्परेचर इतना हाई कर चुका था कि कोई 1000 लेवल का नॉर्मल वॉरियर तो उस टेम्परेचर में खुद को सरवाइव तक नहीं कर पाएगा, और श्रैन एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्टोन स्टैचू है। अब इसे देखते देखते दोबारा से और 10 दिन बीत जाते हैं। इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होकर आता है उस कमरे से बाहर, और उस कमरे के कुछ ही दूरी पर नालायन रन बोलती है, 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक श्रैन अपने कमरे से बाहर आया क्यों नहीं। ये सुनकर नालायन रन बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसकी एबिलिटीज के हिसाब से उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और कुछ महीने या कुछ साल रिट्रीट पर जाना एक 1000 लेवल के वॉरियर के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। भले ही यूनून अपने डिसाइबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी बातें बोल रही होती है, लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सा डर था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं है। श्रैन अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा है, और जब से श्रैन उस कमरे के अंदर गया है उस टाइम से उस कमरे के अंदर से बहुत ही ज्यादा भास्ट और पावरफुल एनर्जी रिलीज हुए ही जा रहे हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है और भी बहुत सारे एल्डर्स श्रैन के ऐसे कल्टीवेशन के वजह से बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही श्रैन की 3000 लोटस एंगर फ्लेम का झलक देख चुके हैं, तो उनको दोबारा से डर है कि श्रैन दोबारा से ऐसा कोई बड़ी चीज हमारे क्लान में ना कर दे। इसी टाइम पर यूनून भी मन ही मन बात करती है, ये लड़का मुझे कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। लेकिन ये सारे सिचुएशन को देखकर क्विंगलिंग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती, वो आराम से अपने कमरे में मजे मस्ती कर रही होती है, क्योंकि उसको पता था श्रैन की ये हरकतें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, वो श्रैन के हर एक हरकत से वाकिफ है। ऐसे ही एक दिन यूनून श्रैन के कमरे के पास आई थी श्रैन की हालत को जांचने के लिए, और इसी टाइम पर यूनून अपने मन ही मन ये बात करती है, चलो आज भी शायद वही रूटीन है, आज भी ये श्रैन नहीं
नहीं जगने वाला। इतना बोलते ही वो पीछे ही मुड़ी थी। वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके चलते यूनून खुद को संभाल नहीं पाती, ऑलमोस्ट नीचे गिर जाती है। इसी टाइम पर यूनून समझ जाती है वहाँ पर कुछ तो टेरिफाइंग होने वाला है, जिसके वजह से वो काफी सॉफ्टली बोलती है, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, तो तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। ये बोलते ही वो पीछे चली आती है और नाला एंड रन क्विंगलिंग भी पीछे चले आते हैं। इसी टाइम पर वो तीनों आसमान पर प्रेजेंट हुए ही थे। देखते ही कि श्रेयन के वजह से वो जिस कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है वो कमरा एक्सप्लोड हो जाता है और उस कमरे से स्मोक फैलना स्टार्ट हो जाता है। और अब हमें कंटिन्यूअसली श्रेयन के पास से बहुत ही अजीब तरीके से साउंड रिलीज होते हुए सुनाई देते हैं। और ये साउंड को सुनकर फ्लावर सेट के बाकी के एल्डर्स श्रेयन के कमरे के पास आ जाते हैं। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं श्रेयन के इतने कम टाइम में बड़े हुए इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को सेंस करके। अब इसी टाइम पर एक एल्डर बोलते हैं, ये श्रेयन इतना जल्दी अपने डाउ के पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे कर सकता है? और मुझे तो लगता है ये बंदा अभी के लिए डाउ जोन के 4 स्टार के पिक पर है, लेकिन 1 महीने में ये इसे कैसे हो सकता है? अब ये सारे बातों को सुनने के बाद कुछ एल्डर्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इस बंदे ने 2 स्टार तक खुद को अपग्रेड कर दिया है और अगर नॉर्मल इंसान के लिए बात की जाए 1 स्टार को ब्रेक थ्रू करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं या फिर 10-20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन श्रेयन ने हमारे सामने वही काम को 1 महीने के अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है फर्स्ट एल्डर, जो कि श्रेयन के टेरिफाइंग पावर्स को सेंस करते हुए बोलते हैं, सच में ये लड़का याओशिन की डिसेबल कहलाने के लायक है और सच में याओशिन की आंखें बहुत सही है और ये बंदा इन फ्यूचर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री को क्रिएट करने वाला है। इसी टाइम पर अचानक से श्रेयन के रूम के अंदर से एक टेरिफाइंग लाइट सीधे के सीधे आसमान को टच करते हैं और वो लाइट को कवर कर देता है बहुत सारे ब्लैक फॉग और किसी को कुछ भी नहीं पता होता वो ब्लैक फॉग आए तो आए कहाँ से। और अभी आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे फील करते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत ही तेज हवा चलने लगी थी, लेकिन ये सारे सिनारियो को देखकर फर्स्ट एल्डर समझ जाती है ये तो एक टियान क्लास की जी मेथड का जन्म है। अब ये अपने आंखों के सामने होते हुए देख फर्स्ट एल्डर खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे उनको कुछ पुरानी चीजें याद आ गई हो। और अब वो काफी सॉफ्टली वहाँ पर सबको बोलते हैं, जब बात होती है अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेना की तो फिर इन्हें 3 सिचुएशंस में समराइज किया जा सकता है। पहला होता है जब कोई हाई टियर के पिल का जन्म हो, जैसे कि श्रेयन ने पहले ही दांता के पिल गैदरिंग कंपटीशन में कर चुका है। क्या आपको वो सीन याद है जब श्रेयन ने 8th ग्रेड की पिल को रिफाइन किया था और आसमान में 5 कलर के पिल लाइटनिंग हुए थे? और अब फर्स्ट एल्डर अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, दूसरा तब होता है जब कोई एक सर्टेन लेवल तक ट्रेन कर ले। बस बात कुछ ऐसी है, वो सीन बहुत ही कम अपीयर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी कॉन्टिनेंट में अगर कोई बंदा उस लेवल पर अपग्रेड हो जाए तो फिर उसे गॉड माना जाता है। अब लास्ट और थर्ड चीज ये है कि जब कोई टियान क्लास का टेक्निक जन्म होता है, मतलब जी मेथड या कोई टो स्किल जन्म ले, कोई ऐसा टेक्निक जो पहले ये टाओ के कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो तभी जाकर ऐसी अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेना अट्रैक्ट होते हैं। अब वो दोबारा से बोलते हैं, ये टाओ के कॉन्टिनेंट में इससे बहुत कम बंदे हैं जो खुद ही अपना कोई टियान क्लास की जी टेक्निक को प्रोड्यूस कर पाए हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा तो श्रेयन के खुद के मास्टर याओ लाओ जो हाफ सेंट लेवल पर अपग्रेड हो गए हैं, वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकते। अब अपने आंखों के सामने के सारे सिनेरियो को देखकर फर्स्ट एल्डर के मन में श्रेयन के लिए इज्जत और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाता है। और जैसे कि हमें पता है पहले से ही फर्स्ट एल्डर श्रेयन के साथ काफी कामली बर्ताव करते थे, लेकिन वो सब सिर्फ मास्टर याओ लाओ की वजह से था। और अभी के लिए श्रेयन के पावर्स को देखकर उन्हें स्वयं से भी उतना ज्यादा सीरियसली और रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी। अब वो दोबारा से बोलती है, अगर श्रेयन के साथ हमारा फ्लावर सेट का रिलेशन अच्छा रहा तो फिर इन फ्यूचर हमारा फ्लावर सेट भी बहुत ही आगे तरक्की करने वाला है। अब दोबारा से श्रेयन के बॉडी के अंदर से एक फास्ट डाउकी पावर आसमान के तरफ जाता है। अब जब सारे बंदे वो फास्ट डाउकी को फॉलो करने लगते हैं, उनको आसमान में एक फिगर दिखाया जाता है जो कि होता है श्रेयन, और वो पूरे के पूरे 1 महीने के बाद अपनी शक्ल सबको दिखा रहा है। अब श्रेयन सेंस करता है कि उसने एक टियान क्लास की जी मेथड को भी क्रिएट कर ली है और उसके साथ ही साथ उसने बोन चिलिंग फ्लेम को भी रिफाइन कर दिया है, जिसके चलते अब श्रेयन को बहुत ही ज्यादा घायल होने
होने के बाद अपने पिल को कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को नेचर से कलेक्ट करके अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है और खुद को रिकवरी कर सकता है। और वैसे तो हमें पहले से ही पता है, श्रेयन जब कोई एक पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करता था वो 100 बार सोचता था, क्योंकि वो अगर एक बार एक पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल कर देता है तो फिर उसके बॉडी के टाउकी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से वो सेकेंड टाइम के लिए वही पावरफुल अटैक को प्रिपेयर नहीं कर पाता। और उसके मन में हमेशा एक डर रहता था, जब ये पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करेगा और उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, उस टाइम का फायदा उठाकर कोई दूसरा बंदा उसे पीछे से मार ना दे। और अब के बाद से श्रेयन को ये सारी बातों के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। इसी टाइम पर श्रेयन और एक चीज भी नोटिस करता है, बोन चिलिंग हेवनली फ्लेम को स्पेलो करने के बाद श्रेयन का डाउ की लेवल सिर्फ 2 स्टार तक ही अपग्रेड हुआ है। भले ही वो ये सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी था, लेकिन फिर भी उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता था उसका लेवल 3 और 4 स्टार तक तो अपग्रेड हो ही जाएगा। इसी टाइम पर श्रेयन अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मेरे सामने अभी के लिए याओ लियांग आ जाए तो मैं अपना 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इस्तेमाल ना करते हुए उसको काफी बुरे तरीके से हरा सकता हूँ। लेकिन मेरा उसके साथ उतना ज्यादा दुश्मनी नहीं है जितना ज्यादा दुश्मनी मेरा सोल पैलेस के बंदों के साथ है। तो अगर सोल पैलेस के वो पावरफुल बंदे मेरे सामने अपीयर हो जाएं तो मैं अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भले ही उनको सही तरीके से हरा ना पाऊं, क्योंकि वो अकेला तो नहीं आएगा, उसके साथ होगा 9 टियानजुन, 8 टियानजुन, 6 और 7 टियानजुन। लेकिन उन चारों को मैं अच्छे तरीके से मजा सिखाकर उनके नाक के नीचे से सही सलामत लौट सकता हूँ। इसी टाइम पर यूनून फाइनली श्रेयन को बोलती है, अब तुम अपना ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। क्या पूरे दिन तुम ऐसे ही आसमान पर खड़े होने वाले हो? अब ये प्यारी सी आवाज को सुनकर श्रेयन यूनून की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और इंस्टेंट ही यूनून के सामने प्रेजेंट होकर वो उसकी हाथ को पकड़ लेता है। और सबके सामने श्रेयन की ऐसी हरकतों को देखकर यूनून खुद भी बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है और साथ ही साथ उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा रेड हो जाता है शर्म से। तो इसी टाइम पर यूनून श्रेयन को काफी गुस्से भरी आवाज में बोलती है, बदतमीज, तुम्हें शायद सबके सामने मुझे से पकड़ने की आदत हो चुकी है। ये सुनकर श्रेयन भी खुद को डिफेंस करने के लिए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे हाथ पकड़कर बस तुम्हारी डाउ के पार्ट्स को सेंस कर रहा था। अब वो अपनी आंखों को बंद करके यूनून की हाथ को पकड़कर उसकी डाउ के पार को सेंस करने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद श्रेयन अपने सर से एक छोटा सा स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालकर यूनून के बॉडी में एंटर करवा देता है। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेयन अपनी आंखों को खोलकर मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे टीचर ने मुझे बोला था ग्रानी हुआ की स्ट्रेंथ 8 या 9 स्टार टाउजन की होगी और उनकी लाइफ टाइम की डाउ की किसी भी 1000 लेवल के वॉरियर के बॉडी में छुपाई जाती है तो फिर वो वॉरियर एकदम ही एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन शायद ग्रानी हुई की डाउ की शील होने की वजह से यूनून को कुछ भी डिमेरिट का सामना नहीं करना पड़ रहा है और अभी के लिए यूनून के पावर के हिसाब से उसको ग्रानी हुई के पावर को प्यूरिफाई करने में बहुत टाइम लगने वाला है। इसी टाइम पर श्रेयन यूनून के हाथ को छोड़ते हुए उसे बोलता है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने बॉडी में वो शिल हुए डाउ के पावर को रिफाइन करना होगा। ये सुनकर यूनून बोलती है, मेरे अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं उस सिल को बिल्कुल भी रिफाइन नहीं कर सकती और जब भी वो सिल के अंदर से कुछ डाउ के पावर बाहर आ जाते हैं मैं उसे रिफाइन कर देती हूँ। ये सुनकर श्रेयन बोलता है, अब तुम मेरे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से उसको प्यूरिफाई कर सकते हो और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे जो भी ओपोनेंट को पता चलेगा तुम्हारे पास 9 स्टार टाउजन की डाउ की शिल पड़ी हुई है तो वो तुम्हारी जान को पीछे छोड़कर वो शिल को रिफाइन करने में लग जाएंगे, जिसके चलते तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सारी बातों को सुनकर यूनून समझ गई थी श्रेयन उसके लिए कभी भी कुछ गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अभी के लिए वो करेगी तो करेगी क्या। अब यूनून की ऐसी इनोसेंट सी फेस को देखकर श्रेयन बोलता है कि रिलैक्स, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे डाउ के पावर्स को जरूर प्यूरिफाई करके ही जाऊंगा। अब श्रेयन के मुंह से इतना ज्यादा हेल्पिंग वर्ड्स को सुनकर यूनून अपने दिल में श्रेयन के लिए प्यार को छुपा नहीं पाती। उसको सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है श्रेयन के मुंह से अपने बारे में इतना ज्यादा केयरिंग वर्ड्स को सुनकर। इसी टाइम पर श्रेयन अपने प्रीवियस हरकतों की वजह से फर्स्ट एल्डर को सॉरी बोलता है, लेकिन जैसे हमें पहले से ही पता है फर्स्ट एल्डर फॉलन स्टार पवेलियन के साथ दोस्ती रखना चाहती थी तो वो श्रेयन के ये बर्ताव को पूरा का पूरा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद यूनून श्रेयन को अपने कमरे में ले आती है और बोलती है, हम यहाँ पर मेरे पावर्स को रिफाइन कर सकते हैं। इसी टाइम
पर श्वेन बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे वो शील्ड डाउ के पार के ऊपर एक छोटा सा क्रैक लाइन अपीयर करूंगी, जिसके वजह से तुम इन फ्यूचर थोड़े थोड़े करके वो सारी एनर्जी को रिफाइन कर सकते हो। लेकिन इसी टाइम पर यूनून के दिमाग में एक चीज घुसती है कि वो अगर चाहती तो ये प्रोसेस को वो कोई और जगह पर भी कर सकती थी, लेकिन उसने श्वेन को अपने कमरे में क्यों लाई। अब यही सेम चीज श्वेन के दिमाग में भी चल रहा था, जिसके वजह से श्वेन को बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगता है। और सामने से यूनून भी जब अपनी ये हरकत को नोटिस करती है, वो शर्म से अपने सर को नीचे झुका लेती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन दोनों के बीच की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाता है और श्वेन एकदम से ही सीरियस होकर अपने काम को स्टार्ट करने लगता है। इसी टाइम पर श्वेन अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम और चिल्ली बर्निंग फ्लेम को मिलाकर एक छोटा सा ऑरा यूनून के बॉडी में थ्रो करती है, जिसके वजह से वो दो हेवनली फ्लेम के हीट के चलते यूनून के कपड़े जलने लगते हैं। और अपने आंखों के सामने अपने कपड़ों को जलते हुए देखकर यूनून को बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगता है, क्योंकि उसके सामने शोयान प्रेजेंट है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान यूनून को स्टेबल रहने के लिए बोलता है और बोलता है फोकस करो, इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। अब श्वेन के चेतावनी को सुनकर यूनून भी एकदम से सीरियस मूड पर एंटर कर चुकी थी। वो फोर्सफुली अपने फीलिंग्स को अपने अंदर दबाकर श्वेन की बातों को फॉलो करने लगती है। अब श्वेन के हाथों से उसके हेवनली फ्लेम के पावर्स धीरे धीरे यूनून के पीठ के अंदर से उसके बॉडी में घुस रहे थे। अब धीरे धीरे करके श्वेन अपनी पावर कॉन्वर्टेशन मेथड को स्पीड कर देता है, जिसके वजह से यूनून के बॉडी में उसे बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है। अब धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है यूनून के बॉडी के अंदर ग्रानी हुआ ने जिस जगह पर उनके सारे डाउकिस को सील करके रखा हुआ होता है, श्वेन के फ्लेम्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब श्वेन के पावर्स उस डाउ की शील के ऊपर हमला कर देते हैं और यूनून को ऐसा लगता है उसके बॉडी के अंदर ही बैटल चल रहा है, जिसके चलते उसको धीरे धीरे करके अपने बॉडी के अंदर पेन ज्यादा बढ़ते हुए महसूस होने लगता है। अब ऐसे कंटिन्यूअसली शोयान अपने पावर्स को यूनून के बॉडी के अंदर थ्रो करने के बाद यूनून को फाइनली बता ही देता है, मुझे खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं हो पा रहा कि मैं तुम्हारे वो डाउ के शील के ऊपर एक छोटा सा क्रैक लाइन भी अपीयर नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलते ही श्वेन अब यूनून के बॉडी में अपनी और भी भास्ट डाउ की एनर्जी को डालने लगता है। इसी टाइम पर श्वेन सेंस कर रहा था कि जहाँ पर उसके सारे पावर्स जाकर टकरा रहे थे, उस जगह पर एक अजीब सी हलचल हो रहा है, जिसके वजह से यूनून को अपने बॉडी में भास्ट डाउ की एनर्जी का महसूस होता है। अब जैसे ही यूनून के पूरे बॉडी में श्वेन के पावरफुल डाउ के फैलने लगते हैं, यूनून एक अजीब से साउंड के साथ अपने मुंह से खून निकालती है। अब इस चीज के चलते यूनून खुद के बॉडी के डाउकी को अपने बॉडी से रिलीज करने लगती है, जिसके चलते भले ही उसके मुंह से खून निकला हो, लेकिन वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ती। अब यूनून के बॉडी से रिलीज होते हुए वो डाउ की एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल था कि शोयान, जिसने यूनून के पीठ में अपने 2 उंगलियों को रखा था, उसके उंगली भी फोर्सफुली पीछे हो जाते हैं। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है कि क्या पावरफुल डाउ की पावर है। इसी टाइम पर यूनून के बॉडी से रिलीज होते हुए डाउकी की वजह से उस कमरे में प्रेजेंट हुआ एक चेयर एकदम से जल जाता है और राग में ट्रांसफर हो जाता है। ये देखकर यूनून बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है तो फाइनली वो डाउ की शील टूट गई। और यहीं पर खत्म होता है ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब आगे क्या होता है उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब